आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं व्यू इंडिया। हम हैदराबाद में और हमारे साथ माधवी लता है। माधवी लता सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, और मुझे लग रहा है शायद कुछ चीज़ें आउट ऑफ रेफरेंस ले ली। मैंने आपके तमाम इंटरव्यूज़ देखे। यहाँ पर 40 साल से ओवैसी परिवार है, और इस बार जितना आजकल की लैंग्वेज कहते हैं ना बज़ क्रिएट हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। तो माधवी लता किस तरीके से चुनौती दे रही हैं? हमने देखा यहाँ पे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह भी आए, आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी आपके लिए कैंपेन करके आए, और वो राजवर्धन साहब भी आए, राजवर्धन सिंह राठौर साहब भी आए। तो बीजेपी ने पूरी ताकत आपके सामने झोंकी हुई है कि किसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को हराया जाए। किस तरीके की तैयारी है आपकी? इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो है इतने सालों से जो सच्चाई को छुपाया गया है और जो झूठ को सच्चाई बनाकर प्रजा के सामने लेके गए हैं, उन सब का पर्दाफाश करना, जो मैं करते आ रही थी। यहाँ पे एक गलत फहमी में रखा गया है सारे मुसलमान प्रजा को कि वो इस्लाम के संरक्षक है और मुसलमान के मसीहा है, जो सच नहीं है। सच बात तो ये है कि इन 40 सालों में न कोई मुसलमान भाई इसका फ़ायदा उठा सका, यानी कोई मुसलमान परिवार इनका फ़ायदा उठा सका, न कोई हिंदू परिवार इनका फ़ायदा उठा सका। बस मज़हब के नाम लेते हुए, दरार पैदा करते हुए वो आगे बढ़ते गए खुद गर्जी के लिए, खुद के फ़ायदा के लिए। और मैं आपसे एक ही बात पूछती हूँ, अगर राजनीतिक परिवार को हो जाए तो आप इसको डेमोक्रेसी कैसे कहोगे? ये किसी एक का जागीर तो नहीं है, ना किसी बाप का जागीर भी तो है। राजनीति और राजनीतिज्ञ वो होना चाहिए जो प्रजा के लिए काम करे, और आगे जाकर उनको चुनना चाहिए जो फिर प्रजा के लिए काम करेंगे। अगर आप उनके कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, दोनों भाइयों के और इनके पिताजी के भी, जो खुद जो भड़काऊ भाषण में कई बार उन पे यहाँ पे भी केसेस हुए हैं। क्या एक संसद में चुने होने वाले पढ़े लिखे लोग मजहब का नाम लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मजहब तो इंसान का निजी मामला होता है, निजी जिंदगी होता है। ठीक है। आज आई हैव इंटरव्यूड असदुद्दीन ओवैसी ऑल्सो। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रजाकारों से नहीं, बीजेपी की लड़ाई देशभक्तों से। जो रजाकार हैं वो पाकिस्तान चले गए, वो उनका बयान था जो आप बोल रहे हैं। हाँ जी। तो उनका बयान है कि वो देशभक्त हैं, और उनके ऊपर कोई भी जो भी केस या कुछ भी हुआ है, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ कोर्ट में। और फिर वो आपके वो धनुष बाण वाले मस्जिद वाली उसकी बात कर रहे हैं कि आप मस्जिद की तरफ धनुष बाण ऐसे करके दे रही हैं, तो आप भले ही मुसलमानों के पास वोट डालने जा रही हैं, पर आपके दिल में मोहब्बत नहीं है मुसलमानों के लिए। तो मुझे पहले उनको ये बात बताने दीजिए। वो जो बोले कि जो रज़ाकार है वो चले गए, जो वफ़ादार है वो यहाँ रह गए, वो इनका स्टेटमेंट है। मैं कहती हूँ वफ़ादार कासिम रिजवी जी के वफ़ादार रह गए यहाँ पर। ज़रा उनको ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कहते हैं कि रज़ाकार चले गए, तो अकबरुद्दीन का खुद एक वीडियो है। हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो मॉर्फ करके एडिट कर कर वीडियो से बोलते हैं। अकबरुद्दीन स्वयं बोले हैं कि हम रज़ाकार हैं, एमआईएम रज़ाकारों का पार्टी है। अकबरुद्दीन तो सिर्फ असदुद्दीन तो सिर्फ 2 गोलियों का सामना किया है, लेकिन हमारा दादा परदादा तो हिंदुस्तान के तोपों का सामना किया। तो हिंदुस्तान कौन है? तो आप कौन हो? अगर आपके दादा परदादा ने अपने सीना हिंदुस्तान के प्रति ठहर कर हिंदुस्तान के तोपों के लिए ठहरे हैं सामने, तो आप तो हिंदुस्तान नहीं रहे, इसका मतलब है। तो अब कौन से वफादार यहाँ रह गए? तो फिर और दूसरी बात, अगर रज़ाकार चले गए तो हम सबको पता है यहाँ का लोकल का त्योहार बतकम्मा जो है, हम तो एक ऐसा जुल्म के शिकार हो गए थे जहाँ पर रज़ाकार कई संख्या, इतनी बड़ी संख्या औरतें जब बतकम्मा खेल रहे थे, नग्न कर कर उनके ऊपर अत्याचार किया गया था रज़ाकारों से। अब वही त्योहार का मुद्दा उठाकर असदुद्दीन स्वयं मजाक उड़ाया उसका। अब रामचंद्र जी का और कौशल्या माता का, उनके जन्म के ऊपर आप इतने अनफ शनफ बात करते हो, तो कभी पलटकर अपने वीडियो सुनते नहीं कि आप क्या बात करते हो। इसको क्या बोलते हैं? इनको देशभक्ति बोलते हैं। ठीक है। इनको ये बोलते हैं कि ये मजहब का मर्यादा करते हैं।
हमने अपनी ज़बान से हमने कभी भी किसी मज़हब के बारे में कोई गलत बात नहीं कही है। यहाँ पर हैदराबाद में जो मुस्लिम्स हैं उनकी आबादी ज़्यादा है, आई थिंक 65% आप सबके साथ जा रही हैं, वोट मांग रही हैं। आपको लगता है मुस्लिम्स अल्पसंख्यक आपको वोट करेंगे? भैया मैं जब किसी से जाकर वोट मांगती हूँ ये समझकर नहीं मांगती हूँ कि वो एक मज़हब के हैं, ये समझकर मांगती हूँ कि वो गरीबी से मारे लोग हैं। अच्छा ठीक। मैं ये समझकर उनसे वोट मांगती हूँ कि उनको न्याय नहीं मिला है। मैं एक ही बात पूछती हूँ आपसे, मैं ठहरी औरत, मैं एक माँ हूँ, अब आप बताइए मेरे सामने 2 बच्चों को ठहराइए जो मुझे नहीं मालूम लेकिन आपको मालूम है, एक हिंदू बच्चा भूख के लिए रो रहा है, एक मुसलमान बच्चा भूख से रो रहा है, मुझे पता नहीं कौन दोनों है। जब मैं खाना देती हूँ तो दोनों को ही देती हूँ। अब मुझे क्या पता कौन हिंदू कौन मुसलमान, जानने के बाद भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हम सबको एक ही बात जानना है, एक डेमोक्रेसी व्यवस्था में हम फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल बोलते हैं। प्रजा के लिए प्रजा का साथ काम करने वाले हैं हम लोग। अब प्रजा कौन से मज़हब का है इससे हमको क्या लेना देना होता है। उनके आंसू, उनके प्रति हुआ सो अन्याय, उनकी गरीबी, ये हमको मायने रखता है। आपका बयान बहुत पसंद आया, लेकिन जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र उन लोगों को दे देंगे बेच के जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, फिर अनुराग ठाकुर साहब जो आपके लिए प्रचार करने आए उन्होंने कहा कि ये आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे। तो जब आपकी लीडरशिप से ये बयान आता है और फिर आप एक कैंडिडेट हैं हैदराबाद में जहां अल्पसंख्यक समुदाय ज़्यादा है, जैसे आपने कहा कि आप नहीं देख सकते हैं कि बच्चा कौन मुसलमान है हिंदू है, तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है सारे बयान? जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा और अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा, आपको सिर्फ उनका एक जवाब पकड़कर आप मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन कांग्रेस क्या इलेक्शन कमिशन ने नोटिस किया है, इलेक्शन कमिशन ने नोटिस किया, मैं नहीं बोल रहा, इलेक्शन कमिशन नोटिस किया जेपी नड्डा। मैं खत्म नहीं, ऑल योर्स, टाइम इज ऑल योर्स। तो कांग्रेस ने क्या कहने पर ये लोग ये मुद्दा उठाए, तो वो मुद्दे से शुरू करना चाहिए ना हमारी संभाषणा। कांग्रेस ने कही कि आपके जिन का जितना आपके खर्चे में जो होता है उसका जो बच जाता है वो माइनॉरिटीज में चले जाएगा, उनके लिए हम ये खर्चा करेंगे। कहाँ पे बोला? अभी आप मैनिफेस्टो में नहीं है, मैंने पढ़ा मैनिफेस्टो। आप एक ही है उसमें कि माइनॉरिटीज के प्रति उनको जो एक्स्ट्रा लिवरेजेस देना है। बट मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज मुस्लिम कहीं नहीं था, बाकी जो आपका कहना है। नो, तो यही तो है ना जो वो मैनिफेस्टो में लिखते हैं, तो वैसा तो हमारे मैनिफेस्टो में भी थोड़ी है कि हम दलित को, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये तो मॉर्फ करके तो पूरा स्प्रेड कर रहे हैं। उसमें तो एफआईआर की है, दिल्ली पुलिस ने, अरेस्ट हुए हैं। वही तो कह रही हूँ ना मैं कि ये, लेकिन पीएम का स्टेटमेंट मॉर्फ नहीं था मैम। And I'm asking these questions because I've seen you giving good interviews, good replies. That is what I'm saying. You let me complete it. मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जब आप एक मजहब के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हो, देश मजहब से नहीं आगे बढ़ती है, देश देशवासियों से आगे बढ़ती है, गरीबी हटाने से आगे बढ़ती है। अगर आप किसी को एक नियंत्रित्व के तरह आगे नहीं लेके जाओगे, जैसे कि हम सब जानते हैं संजय गांधी तो थे जो ठेके लिए थे एक जमाने में फैमिली प्लानिंग का, तो क्या वो मुसलमान को लागू नहीं है बात सही नहीं? दोनों मजहबों के लिए था शायद, लेकिन उसको पालन करने वाला कौन सा मजहब था, पालन ना करने वाला कौन सा मजहब था? तो ये है मुद्दा यहाँ पर कि आप बिना लाइफ में सेटल हुए, अगर एक डॉक्टर साहब है तो 3 लाख अच्छा कमा लेते हैं, उनके घर में 5, 6, 7 बच्चे हैं, तब उम्मीद करते हैं सब बच्चे पढ़े लिखेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। अगर वही 10 बच्चे एक गरीब घर में है, वो गरीब बच्चों का जो हालत है, देश बाजू रखिए 2 मिनट, क्या बच्चों के लिए फायदा है ये? क्या उस घर के लोगों के लिए फायदा है? अगर वही एक गरीब दूसरे मजहब के घर में सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो आप बताइए देश का फंड जो निकलता है, जो हर गरीब बच्चे को जाना चाहिए, अभी परिवार में जब आप बांटेंगे 9 या 10 गरीब बच्चे एक घर में, 2 गरीब बच्चे दूसरे घर में,
एक घर में जाने वाला फंड वहां 5 घर जा सकता है, 5 परिवार ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज, आई थिंक मुझे लगता है ये जो आप जिस तरीके से समझा रही हैं, इट इज अ बेटर वे टू से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो तो इंडिविजुअली लगता है अभी मुझे। आपको पता है जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती है, जिस प्रकार से AMIM बात करते हैं, ये लोग अभी जिस प्रकार से AMI के हमारे भी यहाँ असदुद्दीन बात करते हैं ना, वो ये भी भड़काव में आ जाते हैं। उनका काम ही यही है। भगवान के दया से हम भड़कते नहीं है, मुद्दे को मुद्दे की तरह बाहर निकालते हैं। ठीक, इसलिए वो अलग। आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी यहाँ पे लड़ रही है पिछले 40 साल से। वेंकैया नायडू साहब भी लड़े थे 1996 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हारे थे। और बीजेपी हर बार लड़ती आई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री आए, फिर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी आए और बीजेपी की लहर थी, उसमें भी यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की वो चुनौती नहीं मिली, वो फाइट भी नहीं, ऑलमोस्ट 3 लाख वोटों से जीते। इस बार आप कितनी बड़ी अपने लिए चुनौती देखती हैं, और जिस तरीके से आपके बारे में चर्चा है, जिस तरीके से आपके बयान है, जिस तरीके से आपको फॉर दैट मैटर आई एम सीइंग यू आर गेटिंग लॉट ऑफ एक्सपोजर आल्सो, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, आई एम टॉकिंग टू यू, आई थिंक लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स ऑफ मीडिया कमिंग एंड स्पीकिंग टू यू, हाउ डू यू से इट? ये 3 लाख का मार्जिन है, एक लंबी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अब की बार जैसे कि बोगस वोट्स निकल चुके हैं काफ़ी, वो एक सहारा है हमारे लिए। और दूसरी सहारा ये है कि हमारे पास 1140 माइनॉरिटी बूथ्स हैं, और अब की बार सारे माइनॉरिटी बूथ्स में हम ऐसे खड़ी तैनात लगाने की गुजारिश की है। अब की बार देखते हैं पोलिंग जो सच्चाई से आगे बढ़ेगी तो सच्चाई ही जीत कर बाहर आएगी। क्योंकि 1992 में यही अकबरुद्दीन जी का, यही असदुद्दीन जी के पिताजी जब ठहरे थे, तो ताजुब की बात है कि AMIM एक पोलिंग बूथ में 110% से निकल के बाहर आया। अब ये 10% कौन से भूत प्रेत पिशाच डाले वोट, अब की बार देखेंगे कि जिंदा लोग डालेंगे या भूत प्रेत पिशाच आके वोट डालेंगे। अच्छी बात है, लोकतंत्र में लड़ाई बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में, और माधवीलता अच्छी फाइट दे रही हैं, इनके लिए बीजेपी भी अपना सारा वोट वेट थ्रो कर रही है। तो अच्छी लगी बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया।